चलो बाबू आज 10 क्लास का आपका बायोलॉजी की बातें बताते हैं अमाशय के बारे में, ठीक ना। ये अमाशय आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 नंबर पूछता है कि अमाशय के वर्णन करें, ठीक ना। तो अमाशय में जितने की बातें होती है, जितने जितने बातें उस सबके बात बताएंगे कि अमाशय में किस तरह से कौन कौन भाग होते हैं, अमाशय में कैसे अमाशय की रचना होती है, और अमाशय में किस किस तरह के हर अपन इसमें रस का स्राव होता है, आपके पाचक रस का स्राव होता है। सभी रसों को बताएंगे किस किस तरह से इनकी कोशिकाएं जो होती है मिलती है, एक दूसरे से मिलने के बाद किस तरह से इनमें पाचक रसों का स्राव करती है, सबके बारे में बताएंगे। अमाशय से जितने भी रिलेटेड आपके बात होंगे सबके बारे में बताएंगे। ये आपके 5 नंबर में पूछता है बिहार बोर्ड क्लास 10 में, ठीक ना। तो अमाशय है क्या, और अमाशय में कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है, और उनमें रस कौन कौन से स्रावित होते हैं, ठीक है। अब आज अब बात करते हैं अमाशय। अमाशय है क्या, तो आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है एक छोटे स्वरूपों में, ये बोर्ड पर लिखा हुआ इसी तरह से लिख दिए कि आप लिख सकेंगे, ठीक है। अब आपको बता देते हैं, आप बगल में आपको चित्र दिखाई देंगे, ठीक है ना। अमाशय जो होता है ये चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। अमाशय के आकार चौड़ी थैली जैसी रचना, अमाशय का आकार कई तरह का होता है, चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। और अमाशय जो होता है उदर गुहा, उदर का मतलब पेट, ठीक है ना। तो उदर गुहा के नहीं बाईं ओर, तो उदर गुहा के बाईं ओर से क्या होता है शुरू होता है, और शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैला होता है, अनुप्रस्थ दिशा में फैला होता है। यानी कि इसका आकृति जो होता है किस तरह से, एक चौड़ी थैला जैसी, एक चौड़ी थैला जैसी आकृति इसकी हो गई, चौड़ी थैला जैसी इसकी आकृति हो गया। किस तरह से फैला रहता है, अनुप्रस्थ फैला रहता है, और उदर गुहा के किस साइड में, बाईं ओर, ठीक है ना। तो इसकी आकार जो होता है चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, और यह अनुप्रस्थ होता है, अनुप्रस्थ रूप से फैला होता है। और किसके बाईं ओर, उदर गुहा के बाईं ओर, चौड़ी थैली जैसी रचना हो गई उदर गुहा के बाईं ओर। किस तरह से होती है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब है किस तरह से, अनुप्रस्थ होता है यानी कि क्षैतिज एक होता है, एक उदग्र होता है, ठीक है ना। तो अनुप्रस्थ रूप से क्या होता है, क्या होता है, फैला रहता है उदर गुहा के बाईं ओर। अनुप्रस्थ का मतलब प्लेन, ठीक है ना। और उदग्र कहता था सीधा खड़ा खड़ा, ठीक है ना। ये खड़ा नहीं होता है बल्कि ये उदग्र होता है, ये कैसा होता है, अनुप्रस्थ होता है, ठीक है ना। तो एक थैली जैसी रचना होगी अमाशय के, और उदर गुहा के बाईं ओर पाया जाता है। और इस जो होता है फैला किस रूप में होता है, अनुप्रस्थ क्या होता है, फैला होता है। फिर आगे बात बोला का कि इसका अग्र भाग और इसका पश्च भाग, इसके 2 भाग होंगे, एक अग्र भाग होगा, दूसरा पश्च भाग। इसका अग्र भाग को कहा जाता है आपको कार्डियक, और पश्च भाग को कहा जाता है पाइलोरिक। तो अमाशय के अग्र भाग को बाबू का कहा जाता है कार्डियक, और इसके पश्च भाग को पाइलोरिक। जितने बात आपको बताए जाने सबके सब ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। कहेगा कि अमाशय के अग्र भाग को क्या कहते हैं, कार्डियक, अमाशय के पश्च भाग को क्या कहते हैं, पाइलोरिक। तो अमाशय के अग्र भाग को कार्डियक, अमाशय के पश्च भाग को पाइलोरिक। अमाशय किस तरह के थैलियों जैसी रचना है, चौड़ी थैली जैसी रचना है, ये चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। और किसके बाईं ओर पाया जाता है, उदर गुहा के। और किस तरह से फैला होता है, अनुप्रस्थ फैला होता है। तो अनुप्रस्थ फैला होता है, चौड़ी थैली जैसी रचना होती है, उदर गुहा के बाईं ओर पाया जाता है। और इसमें 2 भाग होते हैं, पहला अगला भाग जो होता है कार्डियक कहलाता है, और पिछला भाग जो होता है पाइलोरिक के नाम से जाना जाता है। तो एक भाग हो गया कार्डियक और दूसरा भाग हो गया पाइलोरिक। तो आगे वाला के कार्डियक और पीछे वाला के पाइलोरिक, ठीक है ना। तो प से पीछे याद रखना, पश्च भाग मतलब पाइलोरिक, आगे वाला के कार्डियक, ठीक है ना। तो आगे वाला भाग अमाशय के कार्डियक, और पीछे वाला भाग बाबू का कहलाता है पाइलोरिक। अब आगे आ जाओ, कहता है कि इन दोनों के बीच का भाग जो आपका अग्र भाग हो गया, जो पश्च भाग हो गया, अग्र भाग पश्च भाग, कार्डियक और पाइलोरिक। तो कार्डियक और पाइलोरिक के बीच का जो भाग होता है वो फुंडिक के नाम से जाना जाता है। वो भाग क्या कहलाता है, फुंडिक के, यानी अमाशय के जो बीच में होता है वो होता है फुंडिक कहा जाता है। अमाशय के बीच वाले भाग को फुंडिक भाग कहते हैं, अमाशय के अगले वाले भाग को कार्डियक कहते हैं, अमाशय के पिछले वाला भाग को पाइलोरिक कहते हैं, और अमाशय के बीच वाले भाग को फुंडिक भाग के नाम से जाना जाता है। तो आगे वाला भाग कार्डियक, पीछे वाला भाग पाइलोरिक, और दोनों के मध्य वाला भाग जो होता है वो फुंडिक भाग के नाम से जाना जाता है। अब आ जाओ, फिर कहता है कि आहार नाल के अन्य भागों की तरह अमाशय के भीतरी दीवार पर, आहार नाल के तरह अमाशय के भीतरी दीवार पर क्या होती है, एक स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती है। जिस तरह से आपके आहार नाल के ऊपर जो होते हैं कोशिकाएं पाई जाती है स्तंभाकार, उसी तरह से आपके अमाशय के भी भीतरी दीवारों पर स्तंभाकार एपिथेलियम की कोशिकाएं पाई जाती है। और जो कोशिकाएं पाई जाती है तो इसका कोशिकाओं का एक स्तर बन जाता है। तो कोशिकाओं के अमाशय की दीवारों पर एक विशेष प्रकार का स्तंभाकार कोशिकाओं का क्या बना रहता है, अस्तर बना रहता है स्तंभाकार। जिस तरह से आपके किसमें होते हैं, आहार नाल में, ठीक है ना।
तो आमाशय के दीवारों पर क्या बने रहते हैं? कोशिकाओं का अस्तर बना रहता है। कोशिकाओं का यह अस्तर जो होता है, कोशिकाओं का जो अस्तर बना रहता है किस पर? आमाशय की दीवारों पर एपिथेलियम के स्तंभाकार, स्तंभाकार मतलब खड़ा खड़ा, स्तंभाकार का मतलब खड़ा 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 रहता है। तो एपिथेलियम की कोशिकाएं जो होती है खड़ा खड़ा पाई जाती है आमाशय की दीवारों पर। आमाशय के दीवारों पर पाई जाने वाली होती है आपके एपिथेलियम के कोशिकाएं, यानी कि एपिथेलियम का कोशिकाओं का अस्तर पाया जाता है कहाँ पर? आमाशय की दीवारों पर। आमाशय की भीतरी दीवारों पर क्या पाया जाता है? स्तंभाकार एपिथेलियम के कोशिकाएं पाई जाती है, इनका अस्तर पाया जाता है। और इनका अस्तर जो पाया जाता है, तो कोशिकाओं का अस्तर जो पाया जाता है जगह जगह पर कहीं कहीं अंदर की ओर धंसा रहता है। ये जो कहीं खड़ा खड़ा उदग्र रूप में स्तंभाकार जो पाया जाता है, तो कोशिकाओं जो होती है कहीं कहीं अंदर की ओर क्या रहती है? धंसा रहता है। कौन? एपिथेलियम के स्तंभाकार कोशिकाएं। आई पाई किस पर जाती है? आमाशय की दीवारों पर। किस पर? आमाशय की दीवारों पर। आमाशय के जो दीवारों पर पाई जाती है एपिथेलियम की कोशिकाएं, तो इसका अस्तर बन जाता है। इसका अस्तर जो बनता है, तो कहीं कहीं एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती है अंदर की ओर धंसी रहती है, अंदर की ओर धंसी रहती है। इन धंसे हुए भाग की कोशिकाएं जो होती है आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का निर्माण करती है। यही एक बात इंपॉर्टेंट निकल गया है। बात नंबर 1 क्या बात आया है? अगर आमाशय की दीवार पर, आमाशय की जो दीवार थी, आमाशय की दीवार पर एपिथेलियम की कोशिकाएं पाई जाती थी और एपिथेलियम की कोशिकाएं स्तंभाकार पाई जाती थी, इनका अस्तर बन जाता था। अस्तर के बनने के बाद जो उसमें एपिथेलियम की कोशिकाएं पाई जाती है, कहीं कहीं अंदर की ओर क्या रहती है? धंसी रहती है। और धंसी नहीं रहती ना, तब पेट का जो खाना पड़ता है, तो आपको इसी के इसमें जो रस का स्राव होता है, जठर रसों का स्राव होता है, तो जठर रसों के माध्यम से हमारे पेट के भोजन जो होता है पच पाता है। अगर ये कोशिकाएं धंसी नहीं रहती तो यहाँ पर आमाशय ग्रंथि के निर्माण नहीं होता। और जब आमाशय ग्रंथि के निर्माण नहीं होता बाबू, इसका मतलब कि भोजन का पचना नहीं होता। यानी कि भोजन पचता है कब? जब जठर रस का स्राव होता है, तब उसी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी आता है पाचक रसों में, जो जठर ग्रंथियों के स्राव उसके माध्यम से होता है। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ना रहता ना, तो आपको पाचन क्रिया नहीं ढंग से हो पाती। और इसमें जठर रस जो पाए जाते हैं, वो जठर रस आपके बहुत अहम भूमिका निभाते हैं जब भोजन का आपका पाचन होता है। तो यहीं जो जठर ग्रंथि यानी कि आमाशय ग्रंथि का निर्माण हो जाता है, जो स्तंभाकार जो एपिथेलियम की कोशिकाएं पाई जाती है, जगह जगह पर धंसा रहता है। जगह जगह पर क्या रहता है? धंसा रहता है। इन धंसे हुए भाग पर ही एक विशेष प्रकार ग्रंथि की निर्माण हो जाता है, जिसे आमाशय ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, यानी कि जिसे जठर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। तो कोई पूछेगा कि जठर ग्रंथियों के निर्माण कैसे होता है, तो आमाशय की दीवारों पर जो एपिथेलियम की कोशिकाएं जो पाई जाती है स्तंभाकार, उनके जब धंस जाते हैं तो वहीं पर निर्माण हो जाता है जठर ग्रंथियों का, यानी कि आमाशय ग्रंथियों का। एक आसान तरीका से याद कीजिएगा, आमाशय ग्रंथि। आमाशय की दीवारों पर जो एपिथेलियम कोशिकाएं पाई जाती है कहीं कहीं धंस जाती है। तो आमाशय की दीवारों पर जो कोशिकाएं पाई जाती है कहीं कहीं धंसने के कारण से जिस ग्रंथि के निर्माण होता है उस ग्रंथि को ही कहा जाता है आमाशय ग्रंथि। यानी कि आमाशय ग्रंथि के इसी को कह सकते हैं जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि के नाम पर ही चलता है पूरे चैप्टर में आपका जठर रस के नाम से, ठीक है ना। तो इस तरह से जहाँ पर भाग धंसा रहता है कोशिकाओं का, तो वहीं कोशिकाओं पर जाकर एक ग्रंथि का निर्माण हो जाता है, जिस ग्रंथि को कहते हैं आमाशय ग्रंथि, यानी कि उसी ग्रंथि को आता है जठर ग्रंथि। ये जठर ग्रंथियां का जब निर्माण हो जाता है, तो जठर ग्रंथियां जो होती है, इनकी कोशिकाएं 3 प्रकार से बनती है। इनकी कोशिकाएं 3 प्रकार से बनती है। किसकी? जठर ग्रंथियों की। यानी कि आमाशय ग्रंथियां 3 तरह से होती है। पहले ग्रंथि जो होती है आपकी कौन सी होती है? म्यूकोस कोशिकाएं। यानी कि 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है। यानी कि 3 तरह की कोशिकाएं बनती है। किसके? जठर ग्रंथियों की 3 तरह की कोशिकाएं बनती है। पहला कोशिका म्यूकोस कोशिकाएं, दूसरा कोशिका अम्लजन कोशिकाएं, और तीसरा कोशिका आपको जैमोजिन कोशिकाएं। तीसरा कोशिकाएं जैमोजिन कोशिकाएं। इस सब के सब किसकी कोशिकाएं हैं? आमाशय ग्रंथियों की, यानी कि जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 तरह की होती है। पहली म्यूकोस कोशिकाएं, दूसरी अम्लजन कोशिकाएं, तीसरी जैमोजिन कोशिकाएं। तो 3 तरह की कोशिका बनी। किसमें? जठर ग्रंथियों में। और जठर ग्रंथि पाया किस में जाता है? आमाशय में। आई कब निर्माण होता है? जब धंस जाता है भाग जगह जगह पर, तो वही जगह जगह पर क्या होता है? जठर ग्रंथि यानी कि आमाशय ग्रंथि का निर्माण होता है। अब धंसता कौन सा भाग है? एपिथेलियम की कोशिकाएं क्या होती है? धंस जाती है। और धंसने के कारण ही क्या देख रहा है पीछे, तू बोर्ड पर देखो, म्यूकोस कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं और जैमोजिन कोशिकाएं। 3 तरह कोशिकाएं बनी ना, अम्लजन कोशिकाएं, म्यूकोस कोशिका और जैमोजिन कोशिकाएं। ये किसमें बनी? जठर ग्रंथियों में बनी। अब इनका काम क्या है? तो इनका काम है भोजन के पाचन,
कहिएगा भोजन के पहचाना का मतलब क्या? इन्हीं के माध्यम से आपको रस का स्राव होगा, पाचक रसों का स्राव होता है। इन तीनों कोशिकाओं से, और तीनों कोशिकाएं मिलकर हमारे भोजन को पचाने में अहम भूमिका निभाती है। कौन सी कोशिकाएं? म्यूकस कोशिकाएं, अम्लजन कोशिकाएं और जैमोजिन कोशिका। यही कोशिकाएं जो होती है पाचक रसों का स्राव करती है, और यही पाचक रसों का स्राव होता है तब जाके धीरे धीरे क्या होता है? भोजन का पचना शुरू होता है। तो पहला आपको स्टार्ट करते हैं, कौन सा है? जठर रस में, ठीक ना। तो जठर रस में आपका पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस पाया जाता है और निष्क्रिय पेप्सिनोजन पाया जाता है। हर बात याद रखना, निष्क्रिय पेप्सिनोजन, एक सक्रिय पेप्सिनोजन होता है, एक निष्क्रिय पेप्सिनोजन होता है। दो तरह के पेप्सिनोजन होते हैं। ये पेप्सिनोजन होते क्या है? तो जठर रस एक प्रकार के निष्क्रिय रहता है तो काम नहीं करता है। निष्क्रिय मतलब बिना क्रिया के, बिना क्रिया का मतलब क्या? बिना काम कर ले। तो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को उसको सक्रिय पेप्सिनोजन में बदलने का काम करता है HCl, ठीक ना। तो इसे HCl जो होता है निष्क्रिय पेप्सिनोजन का जो स्राव होता है, इस निष्क्रिय पेप्सिनोजन को बदला जाता है किसमें? सक्रिय पेप्सिनोजन में। और यही सक्रिय पेप्सिनोजन जो होता है आपको भोजन को पचाने में काम करता है, ठीक ना। तो आपको बातें बताते हैं, तो बात याद रखना, जठर रस में किसका स्राव होता है? HCl का, म्यूकस का, निष्क्रिय पेप्सिनोजन का। ये ऑब्जेक्टिव खातिर आपको याद रखना होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें स्रावित होता है? किसमें स्रावित होता है? जठर रस में। ये पाया जाता है किसमें? जठर रस में। क्या पाया जाता है? सुन लो, जठर रस मतलब जठर ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रस को कहा जाता है जठर रस। और जठर रस में पाए क्या कहा जाते हैं? तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है और निष्क्रिय पेप्सिनोजन पाया जाता है। यानी कि जठर रस कितने रूपों का बना होता है? 3 रूपों का। पहला होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होता है म्यूकस और तीसरा होता है निष्क्रिय पेप्सिनोजन। यानी कि इसमें 3 तरह के पाए गए रस, 3 तरह के जठर ग्रंथियों से स्रावित हुए जठर रस। जठर ग्रंथियां जो आमाशय ग्रंथियां वो स्रावित करती है पाचक रसों का, यानी कि जठर रस का। और जठर रस में पाया जाता है HCl, म्यूकस और क्या? निष्क्रिय पेप्सिनोजन। तो आपको पचाने में यही तीनों काम करेंगे। कौन कौन? HCl, म्यूकस और निष्क्रिय पेप्सिनोजन। अब तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि किसका किसका कहाँ कहाँ काम होता है और क्या क्या काम करता है। ये तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि इतना हमको बताना पड़ेगा मास्टर में, हाँ, तब जाकर आपको 5 नंबर मिलेगा। इसी तरह 5 नंबर नहीं मिल जाएगा, ऊपर खाली बात लिख देगी, ऊपर वाला खाली 2 नंबर के, ठीक है ना। तो अगर 5 नंबर लेना होगा तो पूरा बात लिखना होगा कि किस तरह से कोशिकाएं बनती है, कोशिकाएं जब बनती है तो किस तरह का उसमें पाचक रसों का स्राव होता है, पाचक रस का जो स्राव होता है तो क्या काम करता है, तब जाकर आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक ना। अब कम से कम 2 पेज भरना पड़ेगा, ठीक ना। कम से कम तो 2 पेज भरना पड़ेगा 5 नंबर के लिए। आ जाओ बाबू। अब बताते हैं कि HCl जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किससे होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बता दो पीडी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और अब क्या? निष्क्रिय पेप्सिनोजन। एक इसमें पाया था सबके सब जठर रस में। तो जठर रस किसका सम्मिलित रूप होता है? 3 गो का। जठर रस 3 गो का सम्मिलित रूप होता है, म्यूकस के और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का और निष्क्रिय पेप्सिनोजन, यानी कि 3 रूपों से मिलकर बनता है जठर रस। तो कोई कहता है जठर रस में कौन कौन पाचक रस? 3 गो। कौन कौन? HCl, म्यूकस और निष्क्रिय पेप्सिनोजन। 3 तरह का आपको उसमें पाए जाते हैं रस ये जठर रस में, ठीक ना। जठर रस किससे स्रावित होता है? जठर ग्रंथियों से। तो जठर ग्रंथि स्रावित है जठर रस, और जठर रस में पाया जाता है ये सभी के सभी कौन कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और निष्क्रिय पेप्सिनोजन। अब आ जाओ, अब कहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव किससे होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है अम्लजन कोशिकाओं से। अम्ल से याद रखिएगा आपको, अम्लजन कोशिकाएं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो ये स्रावित होगा अम्लजन कोशिका से। अम्लजन कोशिका किसका भाग होता है? जठर ग्रंथियों का। जठर ग्रंथियों का अम्लजन कोशिका किसके भाग होता है? जठर ग्रंथियों का। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किससे होता है? अम्लजन कोशिकाओं से। अम्लजन कोशिकाओं से किसका स्राव होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। अब आ जाओ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है निष्क्रिय जो पेप्सिनोजन है, निष्क्रिय पेप्सिनोजन। ये पाया किस में जाता है? जठर रस में। किसमें पाया जाता है? ऐसे लिखा है निष्क्रिय पेप्सिनोजन, तो इसका कोई काम नहीं, लेकिन पाया जाता है क्या में? जठर रस में। तो रहने से फायदा है, आपन नदी में अपन सहायता करलन। कहिए कैसे? तो एक में बेचारा होता है HCl, ठीक ना। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है बेचारा, इसका निष्क्रिय जो होता है ना, काम नहीं करेगा, लेकिन इसका काम करने वाला बना देगा। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है या निष्क्रिय जो पेप्सिनोजन होता है उसको सक्रिय पेप्सिनोजन में बदल देता है, यानी कि सक्रिय पेप्सिन बना देता है। और सक्रिय पेप्सिन नामक एक एंजाइम में क्या कर देता है? बदल देता है। किसको? वही निष्क्रिय पेप्सिनोजन को। तो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पहले क्या करता है? सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पहला काम कि अपने घर के आदमी के सहायता करें। के घर के आदमी बाटे?
के भरवा निष्क्रिय पेप्सिनोजन। तो घर के आदमी के काम करता है पहले निष्क्रिय पेप्सिनोजन कहता है तो पहले सक्रिय पेप्सिन में बदल जा, ठीक है। तो निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिनोजन में बदल देता है, यानी कि उसके काम करने की क्षमता ला देता है कि तू भी काम कर सके, किसके तरह, जिस तरह से हम लोग काम करते हैं। तब फिर इसका HCl का काम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जीवाणुनाशक की तरह कार्य करता है। बीच में छोड़ रहे रुक जाओ। ये जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणुनाशक की तरह काम करता है, यानी कि जीवाणुओं को मारने का काम करता है। साथ साथ इसका दूसरा काम होता है कि भोजन के साथ जो आने वाले बैक्टीरिया होते हैं, भोजन के साथ आने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जब खाना खाते हैं उसके समय कोई बैक्टीरिया आपका चला जाता है तो फिर भी उसको मार देता है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर खाना खाते होंगे, अगर खाना में अगर कोई आपको बैक्टीरिया दिख जाता है, बैक्टीरिया दिखेगा तो ऐसे रंगीन खसा नहीं, लेकिन रहता है दही में बैक्टीरिया तो वो तो बढ़िया बैक्टीरिया रहता है, तो वो तो माने जो आपको हानि पहुंचाने वाला हो, तो जो आपके शरीर को हानि पहुंचाने वाला बैक्टीरिया होंगे उस बैक्टीरिया को क्या करेगा, पहला ही HCl हाइड्रोक्लोरिन क्या कर देगा, मार देगा, यानी कि उसको नष्ट कर देगा। तो जीवाणुनाशक की तरह काम करता है और बैक्टीरिया को भी नाशक करने का काम करता है। तो दोनों नाशक करता है, जीवाणुनाशक का काम करता है। और साथ साथ आप जब खाना खाते हैं, अगर बैक्टीरिया आपके शरीर में अगर खाना खाते समय चल जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसे क्या कर देगा, मार देगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है तो आपको बैक्टीरिया से जीवाणुनाशक यानी जीवाणुनाशक की तरह आपके काम करेगा, यानी कि जीवाणु से लड़ने की क्षमता देगा, ठीक ना। तो खाना खाते हैं, अगर खाना में कुछ पाए जाते बैक्टीरिया तो उसको खत्म करने के भी एक काम करता है कौन, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन पहला काम इसका होता है कि अपना घर के पहले काम करता है कि निष्क्रिय जो पेप्सिनोजन है उसके सक्रिय पेप्सिन में बदलने का काम करता है, और सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है तो काम करना स्टार्ट करता है सक्रिय पेप्सिन की तरह। के सक्रिय पेप्सिन अब काम करता है, ठीक ना। निष्क्रिय पेप्सिन कुछ नहीं काम करता है। जैसे ही HCl उसको निष्क्रिय पेप्सिनोजन से किसमें बदल देता है, सक्रिय पेप्सिनोजन में, तब जाकर उसमें कार्य करने की क्षमता आती है। तो HCl का पहला काम निष्क्रिय पेप्सिनोजन के किसमें बदलना, सक्रिय पेप्सिन में बदलना, और दूसरा काम के जीवाणुनाशक की तरह काम करना। और तीसरा काम जो होता है, अगर खाना खाते हैं तो खाना खाते समय आप बैक्टीरिया अगर चला जाता है तो उस बैक्टीरिया को मारने का भी काम करता है। अब आ जाओ बाबू, अब बना के पेप्सिन बना, के बना है ये पेप्सिन बना किससे, निष्क्रिय पेप्सिनोजन से। आ के बनाया HCl, बनाया के HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित किससे हुआ, अम्लजनक कोशिकाओं से। हाँ ठीक है, जठरस से, लेकिन ये अम्लजनक कोशिकाओं से भी क्या हुआ, स्रावित हुआ। लेकिन ठीक है, आप कहें कि जठरस में पाया जाता है, जठरस में पाया जाता है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक स्रावित किससे हुआ, अम्लजनक कोशिकाओं से। अम्लजनक कोशिकाएं जो है किसको सक्रिय बदली, पेप्सिन, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को किसमें बदला, सक्रिय पेप्सिनोजन में। तो आज अब बताते हैं आपका पेप्सिन, ये बना पेप्सिन न एक बार एंजाइम की तरह काम करेगा, ठीक है ना, एंजाइम की तरह काम करेगा। आप सुनो इसका काम क्या होता है कि भोजन के जो आपका प्रोटीन होते हैं ना, भोजन के प्रोटीन पर काम करते हैं के पेप्सिन। यही जो सक्रिय पेप्सिन में बदल गया है, सक्रिय पेप्सिन। लेकिन वैसे जो निष्क्रिय पेप्सिनोजन था उसका कोई काम नहीं करता, क्योंकि निष्क्रिय है, बिना क्रिया करने वाला। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या कहा कि हमारे घर का है, तो पहले घर वाले के काम किया तो उसके काम करला व्यक्ति बना दिया, पहले काम करला आदमी बना दिया। क्या के निष्क्रिय पेप्सिनोजन को काम करने वाला व्यक्ति जैसे ही बनाया तो कहा कि तुम्हारा नाम हो गया सक्रिय पेप्सिन, उसका नाम हो गया सक्रिय पेप्सिन। और जैसे ही बना सक्रिय पेप्सिन तो कहता है कि जिस तरह से तू भी काम करता है तो हमको भी एक काम दे दो। तो काम इसका होता है कि भोजन के प्रोटीन जो होते हैं उस पर कार्य करने का काम करता है, कि भोजन के प्रोटीन जो होते हैं उस भोजन के प्रोटीन पर काम करता है, उसके पचाने का काम करता है, और उसे पचाकर उसे पेप्टून नामक पेप्टून में बदल देता है। तब भोजन के जो आपके प्रोटीन है, जैसे आपका दाल हो गया, जैसे आप पनीर खाते हैं, तो जब खाते हैं प्रोटीन वाले चीज़ें, तो जैसे ही प्रोटीन वाले चीज़ें खाते हैं तो आपको पचाने की क्षमता किसी को चाहिए ना, तो पचाने की क्षमता होती है आपके पेप्सिन में। ये पेप्सिन बदलता किससे है, पेप्सिन किससे, पहले था निष्क्रिय पेप्सिनोजन, ऐसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लगे हैं तो बदल गया किसमें, सक्रिय पेप्सिन में। ये पेप्सिन जैसे ही बनता है तो ये पेप्सिन जब आप खाना खाते हैं और जैसे ही प्रोटीन वाली चीज़ जाती है तो सीधा उस पर काम करना शुरू करता है पहले के पेप्सिन, और उसे तोड़ देता है, यानी कि उसे पचा कर और उसे तोड़ कर उसे पेप्टोन में क्या करता है, बदल देता है। तो कोई पूछ सकता है कि प्रोटीन जब टूटता है, प्रोटीन जब पच कर टूट जाता है, प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में पाचन क्रिया से टूटता है, तो बदलता किस में है, पेप्टोन में। किसमें बदलता है, पेप्टोन में। अब बदलता के है पेप्सिन, बदलता के है पेप्सिन। तो सक्रिय पेप्सिन बनाया के HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित किससे हुआ, अम्लजनक कोशिकाओं से। ये अम्लजनक कोशिकाएं जो होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पहला काम होता है
कि उसके निष्क्रिय जो पेप्सिनोजन था जो जठर रस में पाया जाता है उसको सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। तो दूसरा फिर इसका काम होता है कि सक्रिय पेप्सिन इसका बदल कर दूसरा काम होता है कि जीवाणुनाशक की तरह काम करना। और तीसरा काम होता है कि जब खाना खाते हैं तो उस समय अगर बैक्टीरिया कोई चला जाता है तो उस बैक्टीरिया को भी क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। अब बना पेप्सिन, पेप्सिन जो होता है जैसे ही आप भोजन करते हैं तो जाता है आपके प्रोटीन। तो जैसे प्रोटीन आप खाते हैं, प्रोटीन लेते हैं तो उस प्रोटीन को पचाने की क्षमता रखता है आपका पेप्सिन। अब पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता है और बदल के बदलता है पेप्टोन में, यानी कि जब उस पर जाता है काम करता है कि पेप्सिन, पेप्सिन उस प्रोटीन पर काम करता है तो उसे बदल देता है किसमें, पेप्टोन में। तो प्रोटीन के जब बदलता है प्रोटीन, जब उस पर ये चीज़ कौन काम करता है, पेप्सिन। तो पेप्सिन जैसे ही काम करता है किस पर काम करता है, प्रोटीन वाले भोजन पर। प्रोटीन वाले भोजन में जैसे ही काम करता है तो उसे बदल देता है पेप्टोन में। बात क्लियर है, बात क्लियर है ना। आगे बात करते हैं म्यूकस के बारे में। दूगो हो गया ना, HCl हो गया, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को बदल दिया सक्रिय पेप्सिन। पहला का काम बता देनी, दूसरा भी बता दिए बाबू। अब बचा है लास्ट नंबर कौन, तीसरा म्यूकस। तो म्यूकस का स्राव जो है म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस का स्राव जो होता है किसी से होता है, म्यूकस कोशिकाओं से होता है। तो याद रखना म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से, और म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से। निष्क्रिय पेप्सिनोजन पाया किसमें जाता है, जठर रस में, जठर रस में। याद रखना जठर रस में जो पाया जाता है निष्क्रिय पेप्सिनोजन वो काम करेगा कैसे, नहीं ना काम करेगा। उसको जब सक्रिय पेप्सिन में बदला जाता है तब वो काम करना शुरू करता है। अब बदलने के काम क्या करता है, HCl। बात याद हो गया ना, ठीक है। तो म्यूकस का जो स्राव होता है बाबू किससे होता है, म्यूकस कोशिकाओं से। तो म्यूकस का जो स्राव होता है, अब म्यूकस है क्या, एक तरह से जठर रस है, जठर रस है। जठर रस जो होता है ये म्यूकस कोशिकाएं जो होती है म्यूकस का स्राव करती है। तो म्यूकस से म्यूकस कोशिकाओं से आपका म्यूकस का स्राव होता है। तो म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होती है। और सुनो म्यूकस का काम क्या होता है, दो काम बता दिए ना, लास्ट बच्चा आपको कौन, म्यूकस। तो सुनो म्यूकस का काम क्या होता है। तो म्यूकस का काम होता है कि आमाशय की दीवार पर पाया के जाता है, दीवार पर पाया के जाता है एपिथेलियम की कोशिकाएं जो स्तंभाकार होती है। तो एपिथेलियम की कोशिकाएं जो स्तंभाकार होती है जो आपको आमाशय की दीवार पर, आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियां, आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियां। और जठर ग्रंथियां काम का करेला हो, जठर रस के स्राव करला। जठर ग्रंथि से केकर स्राव, जठर रस का स्राव। आ जठर रस होला के HCl म्यूकस और क्या, निष्क्रिय पेप्सिनोजन। तो ये जठर ग्रंथियां जो होती है उस जठर ग्रंथियों को और आमाशय की दीवार को केकरा के, आमाशय की दीवार को और जठर ग्रंथियों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। यानी कि जेकरा से पैदाशी लेला सो करेगा हानि पहुंचाई के वह निष्क्रिय पेप्सिन। आइए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सुनो क्या कहले बा कि म्यूकस जो होता है, म्यूकस काम का करता है कि अगर आमाशय की दीवार है ना, आमाशय की दीवार को गार्ड की तरह काम करता है, सुरक्षा कवच की जैसा काम करता है। ये म्यूकस जो होता है स्रावित होता है म्यूकस कोशिकाओं से। जठर रस जो होता है ये काम क्या करता है कि आमाशय की दीवार को और जठर ग्रंथियों को, आमाशय की दीवार को और जठर ग्रंथियों को सुरक्षित रखता है। केकरा से हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से और केकरा से, एंजाइम पेप्सिन से। तो सीधा सा बोलना कि पेप्सिन से, सीधा सा बोलना पेप्सिन से। आमाशय की दीवार को और जठर ग्रंथियों को दोनों को सुरक्षा करने का काम करता है म्यूकस, म्यूकस। केकरा से, HCl एवं पेप्सिन से। तो ये कहेंगे कि इससे दिक्कत क्या है, तो जब ये स्रावित होता है ना और जाकर अगर आमाशय की दीवार पर और जठर ग्रंथियों पर जाकर स्रावित होगा ये तो आपको दिक्कत करेगा। इसलिए HCl पेप्सिन को क्या करता है, उसको सुरक्षित रखता है जठर आमाशय की दीवार को और जठर ग्रंथियों को। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव उस पर जाके ना हो जाए आमाशय की दीवार पर और न ही जठर ग्रंथियों पर। और उसमें पेप्सिन से बचाता है कि पेप्सिन का स्राव जाकर इस पर ना हो जाए, पेप्सिन इस पर क्रिया न कर दे आमाशय की दीवार पर और किस पर, जठर ग्रंथियों पर। इसलिए उसको बचाने का काम करता है म्यूकस। तो म्यूकस का भी सबसे बढ़िया काम है कि म्यूकस जो होता है काम का होता है बाबू, आमाशय की दीवारों को सुरक्षित रखना, जठर ग्रंथियों से सुरक्षित रखना, आमाशय की दीवारों को सुरक्षित रखना, जठर ग्रंथियों को सुरक्षित रखना। केकरा से, HCl से और पेप्सिन से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन से। किसको किसको, आमाशय की दीवार को और जठर ग्रंथियों को क्या करने का काम होता है, सुरक्षित रखने का काम होता है। किसका,
म्यूकस का। अब एक बात है कि मनुष्य में जो अमाशय पाया जाता है तो उस अमाशय से प्रतिदिन लगभग 3 लीटर, कितना लीटर? 3 लीटर आपका जठर रस का स्राव होता है। हर दिन हम लोगों के शरीर से हम लोग की पाचन क्रिया जब होती है उस पाचन क्रिया में अमाशय से क्या 3 लीटर लगभग क्या 3 लीटर के आसपास ही जठर रस का स्राव होता है जठर ग्रंथियों से। यानी कि कौन कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन और क्या म्यूकस, तीनों का स्राव होता है लगभग 3 लीटर के आसपास। तो सुनो बाबू, तीनों का काम के करके कर, म्यूकस के, निष्क्रिय पेप्सिनोजेन के और एक कौन? जठर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस और क्या? निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। तीनों का काम याद रखना है। और तीनों जो होता है ये पाया किससे में जाता है? जठर रस में। तो सुनो अब बात है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित किससे हुआ? आम्लजनक कोशिकाओं से। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है आम्लजनक कोशिकाओं से। म्यूकस का स्राव होता है म्यूकस कोशिकाओं से। तो अब पहला बात आता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के काम का। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पहला जो काम होता है आपका निष्क्रिय पेप्सिनोजेन जो होता है उसमें किससे बदलता है? सक्रिय पेप्सिनोजेन में बदलने का काम करता है। दूसरा इसका काम जो होता है आपको जीवाणुनाशक की तरह काम करता है। तीसरा काम जो होता है जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते समय बैक्टीरिया को मारने में भी क्या करता है? काम करता है। तो तीनों बाबू आपको काम याद रखना है किसके? HCl के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कोशिकाओं से स्रावित होने वाला है। लेकिन कैसा रस है? जठर रस। कैसा रस है? जठर रस। आज जठर रस से किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जठर ग्रंथि से। जठर ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? आमाशय में, ठीक ना। आमाशय की जो दीवार होती है कहीं कहीं धंसी होती है उनकी कोशिकाएं, तो उनके कोशिकाओं के धंसने के कारण से अब क्या बनता है? जठर ग्रंथि, ठीक ना। और जठर ग्रंथि का दूसरा में है आमाशय ग्रंथि। आमाशय ग्रंथि और जठर ग्रंथि स्रावित करता है जठर रस का। जठर ग्रंथि स्रावित करता है जठर रस का। और जठर रस में पाया कौन कौन जाता है? HCl, म्यूकस और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन। तो पहला है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो स्रावित हुआ किससे? आम्लजनक कोशिकाओं से। इसका काम होता है, क्या काम होता है? कीटाणुनाशक के, जीवाणुनाशक की तरह और निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिनोजेन में, सक्रिय पेप्सिन में बदलना। अब दूसरा आता है आपके कौन? दूसरा कौन? म्यूकस। तो म्यूकस का स्राव जो होता है म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है। अब आपका बच्चा है निष्क्रिय, अब कौन? म्यूकस के बोल रहे हैं ना, म्यूकस। म्यूकस का स्राव होता है म्यूकस कोशिकाओं से। इसका काम होता है कि आमाशय की जो दीवारें होती है और जठर ग्रंथियां होती है दोनों को सुरक्षा प्रदान करना। केकरा से? HCl से और कैसे? पेप्सिन नामक एंजाइम से, ठीक ना। अब आज कहता है कि पेप्सिन का काम क्या होता है? तो पेप्सिन का आपको काम होता है कि भोजन के जो प्रोटीन पाए जाते हैं उस भोजन के प्रोटीन को काम करते, भोजन के प्रोटीन पर काम करते हैं पेप्सिन, और उसे काम करके उससे बदल देते हैं पेप्टोन में बदलते हैं। पेप्टोन बदलने का काम करते हैं। तो बाबू आपको बात एगो है यहाँ पर लिखा हुआ है पेप्टिक अल्सर किसे कहते हैं? बहुत जानकारी वाला बात है कि पेप्टिक अल्सर है क्या। किसका बात कहता है? पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर एक प्रकार का घाव है, ये घाव, हाँ घाव है, इसका नाम है पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर जो होता है एक प्रकार का घाव होता है जो आमाशय में होने वाला होता है। तो कहिएगा होगा कैसे? तो जब आपको यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य में आमाशय की जो मनुष्य के आमाशय जो पाया जाता है उस आमाशय में प्रतिदिन 3 लीटर जठर रस का स्राव होता है। जठर रस का प्रतिदिन 3 लीटर स्राव होता है। और यही जठर रस में पाया जाता है अम्ल एगो जो उनका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। स्रावित होता है अम्लजनक कोशिकाओं से। तो जब आपको जितना मात्रा में चाहिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि आपको मनुष्य के लिए कितना मात्रा में के आपको एवरेज बनेगा इतना मात्रा में चाहिए आपको पचने के लिए, आपको भोजन को पचाने के लिए, आपको कीटाणुओं को मारने के लिए। तो कहता है कि आमाशय की जो ग्रंथियां होती हैं कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव के कारण से क्षतिग्रस्त हो जाती है। आमाशय की जो ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक मात्रा में अम्ल का स्राव होने लगता है। मनुष्य के जो आमाशय होता है उस मनुष्य के आमाशय से अम्ल का बहुत अधिक मात्रा में क्या हो जाता है? स्राव हो जाता है। मतलब जितना चाहिए उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा। तो जितना चाहिए उससे जब अधिक मात्रा में कोई चीज़ का अधिक होगा, कोई चीज़ ज़्यादा होगा तो कुछ ना कुछ हानि पहुंचेगा ना। तो उसी तरह से आपको कोई चीज़ जितना ही फायदेमंद है उतना ही हानिकारक भी है कि ना। आप किसी से लगाव रखते हैं जितना ही उतना ही आपको खतरनाक भी मिल सकता है। जैसे बेचारा कभी से काम कर रहा था अम्लजनक कोशिका, इससे स्रावित अम्लजनक कोशिकाओं से जो अम्ल स्रावित हो रहा था कभी से काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जब बेचारा का अधिक मात्रा में स्रावित हो गया
तो यही फिरका बन गया, उसका कारण बन गया विनाश का। तो जब कोई आपको जितना लगाव रखता है उतना ही आपके लिए क्या हो सकता है, खतरनाक भी हो सकता है। तो क्या होता है कि पेप्टिक अल्सर जो होता है कैसे बनता है, घाव एक प्रकार का होता है आमाशय में, किस तरह से, तो आमाशय की ग्रंथियों से, आमाशय ग्रंथियों से नहीं, जठर ग्रंथियों से आपके जठर रसों का स्राव होता है। तो आमाशय ग्रंथियों से कभी कभी अत्यधिक अम्लीय स्राव हो जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा मात्रा में अम्लीय स्राव हो जाते हैं, जिसके कारण से इनकी जो दीवार होती है सुरक्षित नहीं रह पाती है, इनकी दीवारें जो होती है सुरक्षित नहीं रह पाती है। कहे कैसे, इहे हटे जवन के हेने से लिखल हो, का लिखल बा कि जो म्यूकस होता है आपको ये सुरक्षा करने का काम करता है, केकरा केकरा से, HCl और पेप्सिन से। आ केकरा के सुरक्षा प्रदान करता है, आमाशय के दीवारों को और जठर ग्रंथियों के। आमाशय की जो दीवार होती है उसको जठर ग्रंथियों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और जब हये हेने से ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो जाए, जब हयकर ज़्यादा मात्रा में काम हई करे लगी, ज़्यादा मात्रा में स्रावित होके लगी, तो कही के तुरंत कम मात्रा में है के म्यूकस, म्यूकस कम मात्रा में है, जिसके कारण से ये काम करना बहुत अधिक से करने लगेगा। और म्यूकस जो होता है काम करना उससे बंद कर देगा। जब इसका मात्रा ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो आमाशय की दीवार क्या हो जाएगी, क्षतिग्रस्त होने लगेगी। तो आमाशय की जो दीवारें होती है, जब अम्ल का स्राव ज़्यादा मात्रा में होने लगता है किससे, जठर ग्रंथियों से, यानी कि आमाशय की जो ग्रंथियाँ होती हैं, आमाशय ग्रंथियाँ यानी कि जठर ग्रंथियाँ, तो आमाशय में क्या होती है, आपकी ग्रंथियाँ जो पाई जाती है उन ग्रंथियों से अत्यधिक मात्रा में जो अम्लीय स्राव होने लगते हैं ना बाबू, तो अम्लीय स्राव अधिक होने लगते हैं, जिसके कारण से जो दीवारें होती हैं, आमाशय की जो दीवार होती है वो सुरक्षित रखने वाले जो म्यूकस होते हैं ना, यही ना म्यूकस जो था ये क्या रख रहा था, उसको सुरक्षित रख रहा था। तो म्यूकस जो होता है इसका स्राव घट जाता है। जब एक का स्राव बढ़ेगा तो ये तो एवरेज ना है, तो ये काम करना अपन धीरे धीरे कम करेगा ना। अब एक क्षमता है ना कि 1 लीटर तू स्राव होगा ना तो हम तब काम कर सकते हैं ठीक ठाक। अब बेचारा 2 लीटर हो गया तब काम करेगा ना, काम करेगा। आज बंद कर देगा तो जवन काम कर रहा था जिस पर उस पर तो हानि पहुंचेगा ना। तो क्या होता है कि अम्ल जो होता है स्रावित अधिक मात्रा में होने लगता है, तो अम्ल का स्राव अधिक मात्रा में होने के कारण से म्यूकस जो होता है काम करना बंद कर देता है। और जैसे ही काम करना बंद कर देता है तो क्षति पहुंचेगा आमाशय की दीवारों पर। किस पर, आमाशय की दीवारों पर। तो आमाशय की जो दीवार होती है उस पर स्रावित होने वाला होता है म्यूकस जो होता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, तो म्यूकस का स्राव घट जाता है। ऐसी स्थिति में आमाशय की जो दीवार होती है उसके आमाशय की दीवार के आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार आपको दिखने लगता है, और जो अंदर की ओर धांसा रहता है, अंदर की ओर जो धांसा हुआ गोलाकार जो रचनाएं होती है वो उसे कहा जाता है घाव निकल गया। तो आमाशय की दीवारों पर अंदर की ओर धांसा हुआ रूप दिखने लगता है गोलाकार, तो उसको कहा जाता है घाव निकल गया। ऐसा घाव अल्सर के नाम से जाना जाता है। आमाशय की दीवारों पर होने वाला ऐसा घाव पेप्टिक अल्सर के नाम से जाना जाता है। तो पेप्टिक अल्सर है क्या, एक प्रकार का घाव है। पेप्टिक का मतलब अल्सर का मतलब घाव, पेप्टिक का मतलब किस पर बनेगा, आमाशय की दीवारों पर। तो आमाशय में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का घाव होता है जिसे पेप्टिक अल्सर के नाम से जाना जाता है। तो बात क्या बनना है कि पेप्टिक अल्सर का निर्माण कैसे हुआ। तो पेप्टिक अल्सर का निर्माण होता है कि आमाशय की जो ग्रंथियां होती है उनमें अत्यधिक मात्रा में अम्ल का स्राव होने लगता है, अत्यधिक मात्रा में अम्ल का स्राव होने लगता है। अम्ल का स्राव जब अत्यधिक मात्रा में, तो अम्ल को कंट्रोल करने वाला होता है आपका म्यूकस, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को स्रावित करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्रावित होता है उसको कंट्रोल रखता है क्या, कि आमाशय की दीवारों पर क्षति न पहुंच सके। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव जब ज़्यादा होगा तो म्यूकस तो काम करना कम करेगा ना, तो ये बंद कर देता है। आमाशय की जो दीवार होती है उसको सुरक्षित रखना बंद करता है, जिसके कारण से आमाशय की जो दीवारें होती है उस आमाशय की दीवारों के आंतरिक ओर एक धांसा हुआ गोलाकार रूप दिखने लगता है, जिसको अल्सर, एक घाव का रूप दिखने लगता है, जिसे अल्सर के नाम से जाना जाता है। आमाशय की दीवारों पर बनने वाले इस तरह के अल्सर यानी कि इस तरह के घाव जो होते हैं पेप्टिक अल्सर के नाम से जाना जाता है। तो कोई बातें आपसे पूछ सकता है कि अल्सर का निर्माण हुआ कैसे। तो आमाशय की दीवारों पर क्षति पहुंचने से, क्षति कैसे पहुंचा, तो जब अम्ल का स्राव तेजी से होने लगा तब, और उसमें कम कौन हो गया, म्यूकस, ठीक ना। तो म्यूकस जो कम हो गया उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ज़्यादा हो गया, जिसके कारण से वो म्यूकस काम नहीं कर पाया, जिसके कारण से आमाशय की दीवारों पर एक विशेष प्रकार की धंसी हुई रचनाएं दिखने लगी गोलाकार, जिसे अल्सर कहा गया। और अल्सर जो होता है जब आमाशय की दीवारों पर पाया गया तो उसे कहा गया पेप्टिक अल्सर, उसे कहा गया पेप्टिक अल्सर। अब बोलो बाबू इसमें दिक्कत कहाँ है, दिक्कत एक बार बता दो। जितना प्रश्न पूछ लो पहले, इतना हम आपको बता देंगे कि आपके पूछने लायक रहेगा नहीं। आप जितना सोचिएगा ना उतना हम पहले ही से बता देंगे, ठीक है ना। देख लीजिए फिर भी आपको दिक्कत है बोल सकते हैं। देखो क्या कहीं दिक्कत है, कमेंट बोलो ना दिक्कत है, बोलो बोलो कहीं पे बोलो। जय हिंद हम तो बोलेंगे, तू लोग बोलो ना पहले, मैं दिक्कत के नहीं है, बोलो दिक्कत के नहीं है, ठीक है दिक्कत